भारत के अंदर है भी। सपोज पूरे विश्व के अंदर 100 एकड़ भूमि के अंदर गन्ने की फसल उगाई जाती है, तो उसका 1/3 कितना हो गया अभी? 100 का 1/3 कितना हो गया? 33% होता है 1/3। वो 1/4 हो जाएगा अगर आपने 25 बोल दिया तो। ठीक है, 100 का तीसरा हिस्सा 1/3 होता है 33%। चौथा हिस्सा अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा 25। ठीक है, तो सपोज विश्व के अंदर टोटल कितने एकड़ भूमि पे आपकी खेती की जाती है गन्ने की? 100 एकड़ की। उसमें से 33 एकड़ भूमि किसके पास है? आपकी इंडिया के पास है। ठीक है, तो विश्व का जो जन्मदाता है गन्ने के मामले में वो कौन सा देश है? आपका भारत है। और विश्व के अंदर इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/3 भाग है वो भारत के अंदर इसकी खेती की जाती है। लेकिन जैसा कि पिछली 2-3 फसलों में हो रहा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी हमारी जो खेती करने की तकनीक है वो आधुनिक नहीं है, वो पुरानी विधि से ही हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ उत्पादन जो क्षमता है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जैसे अगर मैं एक नाम लूँ, क्यूबा, ये मैंने एक दिन नाम लिखवाया था आपको, मैप पे देखने के लिए कहा था आपको, देखा भी आप लोगों ने? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की कुछ नाम बोले थे मैंने। यस, उसमें नाम यस था ना आपका? यस सर। हाँ, अब ये काम आएगा। अब ये क्यूबा एक देश का नाम है और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है चीनी उत्पादन के मामले में। ठीक है, इट मीन्स यहाँ आपका गन्ने की खेती भी होती है। इससे मतलब ये कैसे अंदाजा लगा भी चीनी की का उत्पादन और गन्ने की खेती, इसका क्या कोरिलेशन है? गन्ने से चीनी बनती है। हाँ, गन्ना जो है जैसे कपास है वो वस्त्र बनाने के काम आता है, उसी प्रकार जो गन्ना है वो आपका आप गुड़ है, आपकी खांड यूज करते हो आप घरों में, आप चीनी यूज करते हो, वो गन्ने के रस से आपकी बनाई जाती है भी। तो क्यूबा में चीनी उत्पादन अधिक होना इट मीन्स वहाँ गन्ने का उत्पादन भी खूब किया जाता है। 1 एकड़ भूमि की बात करें, सपोज ये 1 एकड़ भूमि है, भारत के अंदर जितना उत्पादन होता है वो और अधिक होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। किसकी वजह से? हमारी जो तकनीक है खेती करने की वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसलिए भारत में इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी इसके अंदर जो उत्पादन है वो बहुत कम किया जाता है। विश्व के अन्य जो देश हैं वो चाहे पर हेक्टेयर के मामले में हो या फिर टोटल जो प्रोडक्शन है उस मामले में वो भारत से आगे हैं। क्यूबा भी भारत से आगे है पर हेक्टेयर के उत्पादन में। ठीक है, तो गन्ना भारत की एक मुख्य फसल है और भारत के अंदर ही सबसे पहले इसका उत्पादन स्टार्ट हुआ था। और विश्व का 1/3 जो भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर आपका गन्ना उगाया जाता है। लेकिन आधुनिक तकनीक न होने के कारण हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में अन्य देशों से पिछड़े हुए हैं। और इसके रस से आपका जो मीठा रस निकलता है, आप लोग जूस वगैरह पीते भी हो, अभी गर्मियों में स्टार्ट हो जाओगे, उससे चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है। ठीक है, जिसको फिर घरेलू उपयोग के अंदर प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो है इसकी उपज की दशाएं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 3 जो आपकी फसल थी उन तीनों में ये डेफिनेशन आई आपकी। उसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा? तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, गन्ने की जो खेती है उसको थोड़ा सा आपका हीट की जरूरत पड़ती है। गन्ने की फसल के लिए आपको थोड़ी हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए लगभग आपका तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। जब इसको हम लगाते हैं या जब ये गन्ना उगता है, आपका पौधा निकलता है इसका, तो उस समय कितना डिग्री सेल्सियस तापमान हो चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी या ये पकाव अवस्था की ओर जाएगा तो ये टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में आपका हो जाना चाहिए भी। ठीक है, जैसा अभी वो पूछ रहे थे सुखदेव था कि सहदेव था कि पाला इसकी गेहूं की खेती के लिए हानिकारक है, उसी प्रकार इस खेती के लिए भी पाला है वो क्या है? आपका हानिकारक है। ठीक है, तो 20 डिग्री आपका इसके
पौधे के निकलने के टाइम और पकते टाइम है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान आपका होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा जो पाला है इसके लिए हानिकारक माना जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वर्षा। 100 से 150 सेंटीमीटर का जो एरिया है या जो वर्षा वाले भाग है वहाँ इस प्रकार की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। अब वही पुरानी बात कि जहाँ इतनी बारिश नहीं होती, इससे कम बारिश होती है, वहाँ सिंचाई विधि द्वारा इस पानी की पूर्ति को पूरा करके इस फसल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो मोटे तौर से हम यही कह सकते हैं कि ऐसे एरियाज जो भारत के अंदर 100 से 150 सेंटीमीटर वाले हैं वहाँ तो ये फसल आराम से उग जाती है, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ ये इतनी वर्षा नहीं होती, तो वहाँ उन क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इस फसल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में है मिट्टी। कांप की मिट्टी। कांप मिट्टी कौन सी होती है अभी? जो नदी अपने साथ बहकर लाती है सर, उपजाऊ मिट्टी। नदी घाटियों के अंदर जो कांप की मिट्टी पाई जाती है ना, कई बार तालाबों में भी मिट्टी मिलती है हमारे, ठीक है, वो मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और दूसरी बात ये है, जिन खेतों के अंदर गन्ना उगाया जाता है ना, उनकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है कुछ वर्षों के बाद, ठीक है। तो ये वो मिट्टी है, ये सॉरी वो जो फसल है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को घटाते हैं ये गन्ना, ठीक है। इसलिए हमारे एरिया के अंदर, खासकर हरियाणा के अंदर, इसके लिए अच्छी उपज की दशाएं होने के बावजूद भी गन्ने का जो उत्पादन है वो बहुत कम किया जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि गन्ना जो है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को घटा देता है। उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, आपके किसान का खर्चा बढ़ जाता है उससे, ठीक है। तो कांप की जो मिट्टी है वो इस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। अब आपका जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इन एरियाज के अंदर जो नदियों के द्वारा मिट्टी बिछाई गई है वहाँ इस फसल का उत्पादन है वो सर्वाधिक इसीलिए होता है। अभी इसका वितरण हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी कौन सी चाहिए इसके लिए? कांप की मिट्टी, ठीक है। उसके बाद धरातल। मैदानी भाग इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अभी प्लेन जो एरिया है वो इस फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं आपके, ठीक है। कुछ एक जो हमारे कोस्टल प्लेन है, आपके तटीय जो मैदान है, समुद्र के आसपास जो लगते हुए मैदान है, चाहे वो पश्चिमी घाट का मैदान हो या फिर पूर्वी घाट का मैदान हो, उस एरिया के अंदर भी इस प्रकार की खेती है वो की जाती है अभी। और लास्ट जो इसके अंदर लेबर का काम है, तो आपको पता भी होगा कि गन्ने का जो सारा का सारा काम है बिजाई के बाद, वो सारा का सारा आपका लेबर से होता है आपका, ठीक है। इसलिए इसके लिए सस्ते तो हमें श्रमिक चाहिए, ठीक है, और उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा संख्या में जहाँ श्रमिक पाए जाते हैं वहाँ भी इस प्रकार की फसल का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ये कुछ इसकी आवश्यकताएं थी। ये आवश्यकताएं जो एरिया पूरा करता है वहाँ इस फसल का उत्पादन है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। क्लियर? यस सर। अब जो है इसका हमें उत्पादन और वितरण पढ़ना है भी कि कहाँ कहाँ कितना कितना उत्पादन होता है। तो देखें इसको। पहला जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत का अगर 100 हम माने कि 100 किलोग्राम आपका टोटल जो भारत है गन्ने का उत्पादन करता है, तो उसका 37% भाग 100 किलोग्राम में से 37 किलोग्राम अकेले यूपी के अंदर होते हैं। ये 1/3 से ज्यादा हो गया आपका। लगभग 40% जो गन्ना उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? आपका यूपी करता है अभी, ठीक है। और उसके पीछे कारण देखिए। अब ये कारण ढूंढो आप। अब यूपी है वो हरियाणा के जोन के अंदर ही है, तो यहाँ तापमान आपका 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। वर्षा भी यहाँ इतनी होती है आपकी। गंगा नदी यहाँ से बहती है, तो यहाँ मिट्टी भी आपकी है। प्लेन एरिया के अंदर ये है आपका। और यूपी के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत की, इसलिए यहाँ श्रमिकों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए आपका ये सारी दशाएं फुलफिल होने के कारण उत्तर प्रदेश है वो गन्ने का सबसे बड़ा आपका
राज्य माना जाता है। ये आपका चाहे सहारनपुर हो, फैजाबाद जो है, गोरखपुर है, ये कुछ इलाके हैं, वाराणसी जैसे हो गया, जहां पर गन्ने का उत्पादन यूपी के अंदर किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में है महाराष्ट्र या महाराष्ट्र। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो आपका गन्ने के उत्पादन में इस राज्य ने अच्छा कार्य किया है, और इसी कारण यहाँ पर जो उत्पादन है वो बढ़ा, और 19.8 जो % है उत्पादित करके ये जो राज्य है भारत के अंदर दूसरे स्थान पे काबिज हो गया आपका। ठीक है, गोदावरी नदी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसका ओरिजिन आपका या जो फ्लो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर होता है, और इसकी जो घाटी है उसके अंदर इसकी मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ मानी जाती है, तो इस कारण यहाँ उत्पादन है वो बढ़ा। दूसरी बड़ी बात इसकी ये भी है कि पर हेक्टेयर जो आपका